और जल्दी से एक बार रिवाइज मारो। हम क्या कर रहे थे, एक बार रिवाइज करो। इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम और रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग थे डायरेक्टिंग के चैप्टर पे। हम डायरेक्टिंग के चैप्टर में हमने क्या क्या अभी तक पढ़ा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग, उसके बाद फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग, उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। और एलिमेंट्स के अंदर भी पहला एलिमेंट कौन सा पढ़ा हमने, सबसे पहला एलिमेंट सुपरविजन। उसके बाद मोटिवेशन, और मोटिवेशन के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, मोटिवेशन प्रोसेस। उसके बाद ना मोटिवेशन प्रोसेस के बाद क्या पढ़ा हमने, फीचर्स पहले पढ़े, फिर प्रोसेस पढ़ा, फिर क्या पढ़ा उसके बाद मास्लोज थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, फिर एजम्पशंस ऑफ मास्लोज थ्योरी वो पढ़ा। और फिर हमने पढ़ा देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, कौन से, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल में 5-7 पढ़े, नॉन फाइनेंशियल में 5-7 पढ़े। कल टॉपिक यही खत्म किया था। यहां तक अभी तक हमने डायरेक्टिंग के चैप्टर को पढ़ लिया। रोज एक बार जब आप बैठते हो पढ़ने के लिए पूरा चैप्टर रिवाइज किया करो। फाइन। मैंने कहा था डायरेक्टिंग के अंदर सबसे बड़ी बात जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डायरेक्टिंग है, डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। यहीं से रियल में एक्शन स्टार्ट होता है। ठीक है जी, आ जाओ आगे बढ़ जाते हैं, हम आगे चलें। और मैंने कहा था आज मैं आपको केस स्टडी करवाऊंगा इसकी थोड़ी सी, तो निकालो केस स्टडी की बुक फटाफट, जल्दी से केस स्टडी स्टार्ट करते हैं। लिखो जल्दी से केस स्टडी ऑफ डायरेक्टिंग, आ जाओ फटाफट। मैंने तो बताया था कल, चलो फटाफट लिखो जल्दी से। चलो आ जाओ फटाफट जल्दी से, इसकी केस स्टडी लिखते हैं। वो केस स्टडी जो 2016 में सीबीएसई बोर्ड के अंदर 4 नंबर में आई थी। 2016 सीबीएसई बोर्ड 4 मार्क्स में आई थी ये वाली केस स्टडी, जो भी लिखने वाले हैं। ठीक है जी, आओ लिखें फटाफट। अल्फा लिमिटेड was dealing in solar energy. To get the business, the team leader and his team used to travel. To different states, to give presentation to clients. समझ में आ रही है अभी तक क्लियरली? एक कंपनी है जो किसमें डील करती है, सोलर एनर्जी में। उसका टीम लीडर और उसकी टीम, उनको बार बार बाहर जाना पड़ता है घूमने के लिए, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग स्टेट्स में प्रेजेंटेशन देने के लिए अपने क्लाइंट्स को कि सोलर एनर्जी काम कैसे करती है। ठीक है जी, अभी तक ये। आगे चलो। एज पर द पॉलिसी ऑफ द कंपनी, the leader used to travel by air. The leader used to travel by air, whereas his team traveled by train or by road. ठीक है जी, जो टीम का लीडर है वो तो जहाज से उड़ के पहुंच गया, जो बेचारे टीम है वो धक्के खाते हुए रोड से या ट्रेन से आ रहे हैं। ठीक है, अब इससे होता क्या था, लिखो। इट वॉज नॉट ओनली टाइम कंज्यूमिंग, but
also sometime it forced female team members to travel alone. ठीक है जी, चलो इसके बाद क्या हुआ? एज अ रिजल्ट the subordinates were not acting in a desired manner. To achieve organizational goals. The CEO of the company, Chief Executive Officer of the company, came to know about it. He called the team leader, discussed the matter with him, and decided to change the travel policy. ठीक है जी, बड़ा सिंपल सा केस स्टडी अभी तक। एक कंपनी थी जो सोलर एनर्जी में डील करती थी, उसमें टीम और टीम लीडर को जगह जगह जाना पड़ता था प्रेजेंटेशन देने के लिए। जो लीडर था वो फटाफट हवा में पहुंच जाता था बाय एयर ट्रेवल करके, और जो पीछे टीम थी उसको धक्के खाते हुए आना पड़ता था ट्रेन से, बाय रोड से। कभी कभी ऐसा होता था कि जो लड़कियां थी, जो फीमेल्स थी टीम के अंदर, उनको कभी कभी अकेले सफर करना पड़ता था। ठीक है जी। फिर ये बात, इससे होता क्या था, जो टीम मेंबर्स थे, जो सबॉर्डिनेट्स थे, वो डिजायर वर्क में काम नहीं कर रहे थे, जैसा काम करना चाहिए वैसा काम नहीं कर रहे थे। ये बात पता लगी किसको? कंपनी के सीईओ को। उसने बुलाया टीम लीडर को और क्या कर दिया? पॉलिसी में चेंज कर दिया। और क्या बोला? अब कहां तक हो गया? चेंज आया पॉलिसी में। क्या लिखा है, पढ़ो जल्दी से। He called the team leader, discussed the matter with him and decided to change the travel policy. यहां तक लिख लिया आपने? और क्या चेंज आया पॉलिसी में? ये हुआ, it was decided that all the members will travel together in future. जब कभी भी इन्हें इकट्ठे जाना होगा, ये फ्यूचर में अब क्या जाएंगे? एक साथ जाएंगे। चाहे तो टीम लीडर भी ट्रेन में आ जाए, नहीं तो ये भी एयर में जाएंगे इकट्ठे। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? लिखो, द इम्पैक्ट was positive and every member of the team started acting in a desired manner. इतनी बड़ी केस स्टडी इतनी बड़ी केस स्टडी बनाई और पूछा क्वेश्चन, पता क्या पूछा है? स्टेट द फीचर्स of the element of the function
of the element of the function of management used by the CEO of the company. ये इसका क्वेश्चन है. दिस इज द क्वेश्चन ऑफ दिस केस स्टडी. क्या क्वेश्चन दिया? स्टेट करो फीचर्स, उस फंक्शन के फीचर्स जो सीईओ ने यूज किया. बोलो अब आप मुझे बताओ कौन सा फंक्शन था मैनेजमेंट का जो सीईओ ने यूज किया. कौन सा फंक्शन यूज किया है? फंक्शन डायरेक्टिंग है, उसका एलिमेंट सुपरविजन या लीडरशिप में से. उसने तो अपने से क्या कहा है? स्टेट द फीचर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. है ना, उसके बाद फीचर बताना. फंक्शन कौन सा है, उसका कौन सा एलिमेंट यूज किया है, कौन सा फंक्शन है? ये तो डायरेक्टिंग है. उसका एलिमेंट कौन सा है? नहीं, सुपरविजन तो सिर्फ देखो. सुपरविजन कभी सीईओ लेवल पे नहीं होता, पहली बात ये याद रखना. सीईओ कभी भी सुपरवाइज नहीं करता है. उसने कौन सा फंक्शन यूज किया, उसका कौन सा एलिमेंट यूज किया. देखो प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि टीम जो थी वो अलग जा रही थी, टीम लीडर अलग जा रहा था. इससे टीम लीडर वाले जो थे, टीम जो थी उसके दिल में ये बात आई, यार ये हमारे को छोड़ के उड़ जाता है, ये हम धक्के खाते हुए आते हैं. वो उस तरीके से काम नहीं कर रहे थे जैसा काम उनको करना चाहिए था कंपनी के अंदर. ये बात सीईओ को पता लगी. उसने पता किया कि प्रॉब्लम क्या है, तो पता लगा कि लोग नाराज हैं इस बात से कि हमारा टीम लीडर जो है बाय एयर जा रहा है और हम बाय रोड जा रहे हैं, हमारे को धक्के खाने पड़ रहे हैं. तो उसने क्या कहा? उसने एक पॉलिसी बनाई कि सब इकट्ठे जाएंगे. और जैसे उसने पॉलिसी बनाई फ्यूचर के अंदर सब इकट्ठे जाएंगे, उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव आया. और पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या आया कि सब लोगों ने सही मैनर में काम करना शुरू कर दिया. तो मुझे बताओ ये कौन सा फंक्शन था? ये तो हमें पता लग गया डायरेक्टिंग है, लेकिन उसका कौन सा एलिमेंट है जो यूज किया है? कौन सा? नहीं, लीडरशिप नहीं है जी. वो तो ठीक है, डायरेक्टिंग हो गया फंक्शन. उसका कौन सा एलिमेंट है? एलिमेंट ऑफ दैट फंक्शन. 4 एलिमेंट है ना. सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन. कौन सा यूज किया उसने? है 4 नंबर में आया 2016 के अंदर. ये देखो 2016 4 मार्क्स. आप फिर क्वेश्चन को समझते नहीं, मैं फिर बोलता हूं. इधर देखो फिर से एक बार, आप क्वेश्चन को पढ़ नहीं रहे हो ढंग से, क्वेश्चन में दिमाग नहीं आपका. वो बोल रहे हैं कि एक टीम है जो जाती है प्रेजेंटेशन देने के लिए क्लाइंट्स को. सोलर एनर्जी की टीम है, उसका एक लीडर है और एक टीम मेंबर्स है. ठीक है, मान लो आप 5 लोग और मैं टीम लीडर. जब भी हमें क्लाइंट्स के पास अलग अलग स्टेट्स में जाना पड़ता है, कहीं हमारे को हरियाणा में, कहीं पंजाब में, कहीं केरल में, यहाँ जाना पड़ता है. जब भी कहीं जाने की बारी आती है मैं एयर टिकट लेता हूं और वहां पहुंच जाता हूं. आप लोग आते हुए बेचारे धक्के खाते हुए ट्रेन में या बस में. ठीक है जी. अब आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है पहली बात, और ये बात आपके दिल पे चुभ भी रही है कि हमारा टीम लीडर जो है वो तो गया, उड़ गया, वो तो हम धक्के खा रहे हैं पीछे से. इसलिए आप उस ढंग से काम नहीं कर रहे जिस ढंग से आपको करना चाहिए. यू आर नॉट एक्टिंग इन अ डिजायर्ड मैनर. ये बात आपके दिल में थी. ये बात किसको पता लगी? मुझे नहीं पता लगी. किसको पता लगी? कंपनी के सीईओ को. उसने बुलाया मुझे और पूछा यार जो तेरे साथ की टीम है वो ढंग से काम नहीं कर रही, कारण क्या है? तो मैंने कहा कि कारण ये है कि मैं अकेला उड़ जाता हूं और वो आते हैं पीछे से बाद में धीरे धीरे. मैं 2 दिन पहले पहुंच जाता हूं और वो 2 दिन के बाद पहुंचते हैं, धक्के खाते हुए. ये बात उनको फील हो रही. उसने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो आगे से ये प्लानिंग करते हैं कि जब भी उड़ोगे इकट्ठे जाओगे. चाहे तो ट्रेन में जाओ इकट्ठे, चाहे तो जाओ एरोप्लेन में इकट्ठे, लेकिन जाओगे इकट्ठे, अलग अलग ट्रेवल नहीं करोगे. और इस चीज का जब आपको पता लगा आप लोग बहुत खुश हुए, बहुत खुश हो गए. और खुशी के अंदर फिर आपने ढंग से काम करना स्टार्ट कर दिया. तो बोलो क्या हुए आप? मोटिवेट हुए. यार कितना सिंपल था. एक लाइन का आंसर था, एक वर्ड का, मोटिवेशन. आप नाराज थे ना. जैसे ही आपको बोला गया कि अब आप टीम लीडर के साथ ट्रेवल करोगे तो आपके दिल में क्या हो गया? मोटिवेशन हो गई. इट वॉज अ मोटिवेशन.
फिर उसने क्या पूछा आगे, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, उसने कहा स्टेट द फीचर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कौन सा था, डायरेक्टिंग। एलिमेंट कौन सा था, मोटिवेशन। और उसके फीचर्स भी लिखो। अब आप कोई भी फीचर लिख दो, बोलो। 4 मैंने कितने लिखवाए आपको, 4 आप कोई भी 2 लिख दो या 3 लिख दो। 4 नंबर का क्वेश्चन है ना, आप 3 लिख दो। बोलो कौन से फीचर लिखोगे। सबसे पहला क्या लिखोगे, ओके, मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग, वेरी गुड। और क्या उसके बाद, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, वेरी गुड। और क्या लिखोगे, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, है ना। उसके बाद और क्या लिखोगे, नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है, वेरी गुड। तो 4 फंक्शन लिख दिए, 3 फंक्शन वो फीचर लिख दिए, जो भी आपको कहे, 3 कहे तो 3, 4 कहे तो 4। और कुछ ना कहे तो 4 नंबर का क्वेश्चन है, ऊपर के 1 नंबर हो गया तो नीचे के 3 फंक्शन लिख दिए। इसने कितने लिखे हैं, 1 2 3 है, वो बताने का। पहले तो एलिमेंट तो बताओगे ना कौन सा है, वो एलिमेंट तो मोटिवेशन है। और पहले उसके पहले फंक्शन बताया डायरेक्टिंग, द फंक्शन इज डायरेक्टिंग, एलिमेंट इज मोटिवेशन एंड द फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। ठीक है जी। अब ये 4 नंबर में आई थी केस स्टडी। सुनो, जब कभी भी आप किसी काम से नाराज हो या आप काम को ढंग से नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब आप डीमोटिवेट हो। एक इंसान कंपनी में काम ढंग से क्यों नहीं करेगा, जब वो डीमोटिवेट होता है। जैसे ही हम उसको मोटिवेशन देते हैं वो ढंग से काम करने लग जाता है। यही तो इसने वैसे कहा, दे वर नॉट वर्किंग इन द डिजायर्ड मैनर्स, बट वंस दे चेंज द पॉलिसी दे स्टार्ट वर्किंग इन द डिजायर्ड मैनर। डिजायर्ड मैनर माने जैसा उनसे काम मांगा गया उन्होंने वैसा काम करना स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब मोटिवेट हो गए ना। ठीक है, चलो आ जाओ आगे, चलो एक और केस स्टडी करें, 1 मोर केस स्टडी। चलो लिखो फटाफट जल्दी से, ये इंपॉर्टेंट केस स्टडी है। ये 2017 में आई थी एंड इट वाज ऑफ 3 मार्क्स। 2017 में आई थी, ये पहले से लिखा है सीबीएसई 2017 और 3 मार्क्स। इस बुक की सारी केस स्टडी पेपर में आती हैं, मैं सच बोल रहा हूँ। ये जो बुक्स में आपको केस स्टडी, आपने वो ले ली ना अलका दमन, सबके पास है ना, कोई है जिसने नहीं ली अभी तक, तू ना लियो, कोई साल तक वेट करियो लास्ट तक, गंदी बच्ची। कोई है, लड़कों को तो पूछने का फायदा नहीं। मेरी बात सुनो, तूने नहीं लिया कर, पंडित आपके पास है अलका दमन, तेरे पास है अलका दमन, नेहा हाँ तेरे पास अलका दमन है, यानी कि 1 2 3 के पास है सिर्फ। इधर तुम्हारे पास अलका दमन नहीं, तुमने, तुम्हें क्या लगता है अलका दमन से मुझे कमीशन मिलता है क्या, उसकी बुक बिकवा के? हाँ, ओह वेरी गुड। हाँ तो क्लास में नहीं था, आज ही आप नहीं लोगे मतलब। हेलो, एक बुक आती है अलका दमन की, सेकंड हैंड ले लो, 100 रुपए की आ जाएगी, सिर्फ 100 रुपए की। वो भरत वाले के पास और शर्मा के पास हजारों पड़ी है। अगर आप नहीं ले सकते, नहीं अगर 300 की, तो सेकंड हैंड किताब उठा लो अलका दमन की। उसको बोलना अलका दमन मेंटर फॉर केस स्टडीज ओनली केस स्टडीज। उसमें पूरी केस स्टडीज हैं चैप्टर वाइज, जो पिछले 10 साल में आई हैं, सिर्फ केस स्टडीज के लिए। फिर उस बुक को लेने के बाद, मैंने आपको कल दिखाया था लास्ट टाइम, उस बुक को लेने के बाद उसको फाड़ दो, ऐसे उसको उधेड़ दो किताब को, चैप्टर वाइज केस स्टडीज को बाहर निकाल लो। ठीक है, चैप्टर वाइज उनके बंच बना लो, और जो उसके आंसर्स हैं उस मम्मी को बोलो कि व्हाइट पेपर काट के उसके ऊपर चिपका दे, जो आंसर्स गिवन ना केस स्टडी के साथ, उनको छिपा दो आंसर्स को। फिर उसकी फोटोकॉपी करा लो, फोटोकॉपी करा लो। अब बुक को वापस रख दो, आपके पास क्या हो जाएगा, क्वेश्चंस के आंसर्स रेडी, क्वेश्चंस रेडी हो जाएंगे, केस स्टडीज रेडी हो जाएंगी। जब आप चैप्टर को पढ़ रहे हो तो घर जाके पेंसिल से उसके ऊपर लिखने की कोशिश करो कि आप उनके आंसर दे पाते हो कि नहीं। आपको क्या लगता है 90+ मार्क्स लेने बीएसटी में आसान है? सबसे मुश्किल है कंपेयर टू अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स। सबसे ज्यादा मेहनत मांगता है ये सब्जेक्ट, सबसे ज्यादा मेहनत इसमें चाहिए, क्योंकि ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। प्रैक्टिकल में क्वेश्चन ठीक, नंबर पूरे। टेक्निकली लिखा इकोनॉमिक्स को, नंबर पूरे। ये तो पूरे की पूरी जान निकाल देता है नंबर लाने के लिए। इसके लिए तो बहुत सेपरेट मेहनत चाहिए बीएसटी के लिए, नहीं तो पता क्या हो जाएगा, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं 90 थ्रू 93 आ जाएंगे अकाउंट्स में, 95 97 इकोनॉमिक्स में और 80 में।
जो पढ़ने वाले, मैं सच्ची बता रहा हूं, ऐसे होता है बच्चों के साथ, जो पढ़ने वाले बच्चे। अब वो देख लो केपी के साथ क्या हुआ, यही काम हुआ है केपी के साथ। 95 अकाउंट्स के अंदर सारी उम्र पढ़ती रही, उसके बाद 96, 97 उसके अंदर इकोनॉमिक्स के अंदर, लेकिन बाद में बिजनेस स्टडी की बारी आई तो कितने 67 तोड़ दिया ना बिजनेस स्टडी सारी की सारी परसेंटेज धरी रह गई, मेहनत सारे पानी फिर गया, ये दिमाग में डाल लेना। और मैं उसको बोलता ना बेटे बीएसटी पढ़ ले, बोलते नहीं सर बीएसटी थ्योरी में पढ़ लूंगी अपने आप, नहीं माना एक भी दिन उसने। मैंने तो अच्छा पढ़ती है, पढ़ ले बीएसटी, मैं तो तरीका बताता हूँ, ना वो तरीका सुनी ना वो बीएसटी पढ़ी, लास्ट में 67 मार्क्स है, 70 से भी कम बीएसटी में। आपको लग रहा है ना मजाक, वहां पे अगर एक बार भी समझ नहीं आई ना केस स्टडी, आंखें खुल जाएंगी। एक केस स्टडी गलत होगी ना सारी गलत हो जाएंगी लाइन के अंदर। आपको मालूम नहीं कितनी प्रैक्टिस चाहिए केस स्टडी में। और मैं कितनी बार ये बात कह चुका हूं कि उसकी बुक ले लो, अलका धवन की सेकंड हैंड बुक ले लो 100 रुपए की, उसको ऐसे उधेड़ के किताब को घर पे आओ और साथ में व्हाइट पेपर ले आओ, मार्केट से व्हाइट पेपर, कौन से व्हाइट पेपर लेके आओ। जहां जहां मम्मी को तो ये काम मम्मी करेगी या पापा करेंगे, आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे। स्केल रखे मम्मी और फाड़े और चिपका दे वहां पे, जितने भी आंसर है सारे छिपा दो। उसके बाद मम्मी को भेजो दुकान पे, डैडी को, इसकी सबकी फोटोकॉपी करा दो, सिंगल साइड 1 साइडेड फोटोकॉपी, सारी फोटोकॉपी करा लो। अब जो बुक के पेज आपने फाड़े थे ना, उसको एक साइड कर दो, अब किताब की जरूरत नहीं है। क्या बन गया आपका क्वेश्चन बैंक, केस स्टडी का क्वेश्चन बैंक, चैप्टर वाइज। ऐसे तैयारी करवाई थी मैंने प्रीति को, अभी भी पढ़ा है मेरे पास बना हुआ, अभी भी मेरे पास पढ़ा। अगर आपको चाहिए तो मैं दे सकता हूं पूरे 10 चैप्टर का, उस पर लिखा भी नहीं है। मैंने 2 कॉपी करवाई थी, लिखने के लिए अलग, रखने के लिए अलग। फिर क्या करता था मैं, एक एक चैप्टर की जब केस स्टडी करवाते थे ना, वो प्रीति घर जाके उस पर लिखती थी अलग से। फिर उसके बाद क्या किया, जब पहले 8 चैप्टर हो गए, तो क्या किया, 8 को मिक्स कर दिया, ताश के पत्तों की तरह। ताश के पत्तों को मिक्स कर देते ना, 8 के 8 चैप्टर मिक्स कर दिए, पहले 8 चैप्टर कंट्रोलिंग तक। फिर मैंने बोला प्रीति को एक पेज उठा इसके अंदर से, कोई भी एक पेज उठाया, इसका आंसर दे, क्योंकि बुक के पेज नंबर लिखे थे ऊपर, इसका आंसर दे। यानी पहले 8 चैप्टर में केस स्टडी कहीं से भी आ जाए वो आंसर दे देती थी, दे इसका आंसर फटाफट जल्दी से, उसका आंसर दे। अब एक पेज और उठा, उसका आंसर दे। यानी 8 चैप्टर की इकट्ठी केस स्टडी की प्रैक्टिस। आपको क्या लगता है ये सब ड्रामेबाजी है? यही पढ़ने वाले बच्चों का वो है, तरीका है। फिर बाद में बोलते हो सर वो टॉप कर गया, पता नहीं चोरी से, और फिर लिखते हो टॉपर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू द थिंग्स डिफरेंटली। लिखते हो ना बाद में इंग्लिश में कोट, टॉपर्स डोंट डू द डिफरेंट थिंग्स, दे डू द थिंग्स डिफरेंटली। और यही वो डिफरेंट तरीका जो मैं आपको रोज बताता हूं। नॉनसेंस। अलग किताबों से नहीं पढ़ते टॉपर, वो पेड़ पे चढ़ के उल्टे टंग के नहीं पढ़ते हैं, आपकी तरह जमीन पे बैठ के ही पढ़ते हैं, लेकिन तरीका अलग होता है उनके पढ़ने का। यही मेथड मैं आपको रोज समझाता हूं। यही वो मेथड्स है जिनमें पैसे लगते हैं थोड़े से और टाइम लगता है थोड़ा सा। बिना मेहनत के फल नहीं मिलता है कभी भी, चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे बीएसटी हो। कितनी बार मैंने अकाउंट्स में समझाया आप लोगों को, कितनी बार अकाउंट्स की कॉपी बुक लेके जाओ, ये बुक को सजो के मत रखो, पढ़ाई बुक में नहीं है, पढ़ाई यहां होनी चाहिए। इस बुक को लेके जाओ फोटोकॉपी की दुकान पे, उसको बोलो जितनी भी इलस्ट्रेशन है सबकी फोटोकॉपी कर दे, 1 साइड फोटोकॉपी अकाउंट्स के अंदर। जितनी भी इलस्ट्रेशन अकाउंट्स में हैं सबकी एक ही दिन में फोटोकॉपी करा दो, ताकि आपके बार बार टाइम वेस्ट ना हो। घर पे आओ, मम्मी को बोलो जितने भी इसके आंसर्स हैं सबको कैंची से फाड़ दे, या वो स्केल रख के फाड़ दे, आंसर्स को फाड़ दे। अब क्या हो गया आपके पास, क्वेश्चन अलग हो गए, आंसर तो है नहीं आपके पास, लेकिन सॉल्व है ना आंसर बुक के अंदर। तो अब बैठो आप और किताब उठाओ, और अब वो जो क्वेश्चंस बनाए आपने चैप्टर वाइज, उसको बंच बना लो और रख दो रेडी। आज टेस्ट देना है कैश फ्लो का, खुद का टेस्ट देना है मम्मी के सामने। अभी आंसर्स तो आपके पास नहीं है, इलस्ट्रेशंस तो हैं, लेकिन मम्मी चेक तो कर सकती है ना, क्योंकि वहां पे सॉल्यूशन पड़ा है। बोलो मम्मी कोई भी 5 क्वेश्चन मुझे दे दो कैश फ्लो में से, कोई भी 5 जो आपका दिल करे। वो उठाएगी 1 2 3 4 5 ऐसे फैला के सामने रख दो, कोई भी 5 दे देगी। चलो बाकी इकट्ठे कर दो, अब बैठ के वहां टेस्ट दे दो एक साइड में मम्मी के सामने। 1.5 घंटे के बाद चेक कर लो, बोलो चलो ये वाला इलस्ट्रेशन है, ये वाला इलस्ट्रेशन है, आंसर आपके पास है, उठाओ बुक जरा चेक करते हैं। 5 के आंसर मिल गए तो चैप्टर खत्म, होगी तैयारी। इससे बड़ी तैयारी कौन करवा सकता है? फिर पूछोगे वह टॉपर्स कौन होते हैं सर?
वो टॉपर्स ऐसे लटक के पढ़ते हैं क्या चमगादड़ की तरह? ऐसे पढ़ते हैं टॉपर्स। वो मेहनत करते हैं, उनका परिवार भी मेहनत करता है साथ में। मम्मी अपने काम में बिजी, बच्चा अपने काम में बिजी, नंबर अपने आप से बिजी, फिर कैसे आएंगे मार्क्स? नॉनसेंस। मैं 100 नंबर की बात करता हूं, ये ड्रामेबाजी करते हैं। अभी तक साल का एंड होने वाला हो गया। हर एक के लिए काम करने की जरूरत नहीं है, खासकर वो बच्चे जो 100 नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका लड़ने का देखो, मेरी बात सुनो इधर। अब जो आर्मी का पर्सन आपको यहां दिखता है अंबाला कैंट में, जो अंबाला कैंट में एक आर्मी का आदमी है, और जो बॉर्डर पे एक आर्मी का आदमी बैठा है, आर्मी पर्सन, दोनों में डिफरेंट है। दोनों डिफरेंट है, अलग अलग है दोनों। वो पूरी तैयारी के साथ बैठा है, गन को एकदम पॉइंट पे रख के, सामने से हरकत हुई और सीधी गोली चलाओ। यहां ऐसे घूमते हैं क्या? तो जो लोग बिल्कुल फ्रंट पे लड़ रहे हैं, जो फ्रंट की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनकी टारगेट है 100 से पास जाना, उनको तैयारी भी उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। आप सबके साथ एक जैसी तैयारी नहीं कर सकते। अब आप सोचो, जो बच्चा कभी 100 के आसपास पहुंच नहीं सकता, 100 मार्क्स के आसपास पहुंच नहीं सकता, उसकी तैयारी करने का स्टाइल और आपका तैयारी करने का स्टाइल अगर एक जैसा हो गया, तो फिर दोनों में फर्क क्या हुआ? वो भी गधा, आप भी गधे, फिर सारी की सारी भेड़े लास्ट में। तेरे कितने हैं? 70। तेरे कितने हैं? 75। मैं तेरे से 5% ज्यादा। अबे नॉनसेंस, 100 के लिए लड़ो मूर्खो, 100 की लड़ाई लड़ो। कोई तो है जो 100 लेके आता है। 500 में से 499 वाली लड़की थी, लड़की, लकड़ी नहीं थी, लड़की थी। 500 में से 499 लेने वाली भी लड़की थी लास्ट ईयर आर्ट्स के अंदर है। लड़का भी था, लेकिन लड़की के नंबर 499 थे, लड़के के 497 थे। और जो 10th में थे दोनों लड़की, वो 10th क्लास के थे दोनों के, 499 499। ये कौन है मालूम है? ये कौन है? इन्हें टॉपर्स कहा जाता है। और इनके साथ एक कोड जुड़ी है, टॉपर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू द थिंग्स डिफरेंटली। एक ही किताब से पढ़ते जिससे आप पढ़ रहे हो, वही किताबें उनके पास, डीके गोयल, एनसीईआरटी, वही बुक्स हैं। कोई नई बुक्स नहीं पढ़ते ये लोग, बस पढ़ने का स्टाइल डिफरेंट है। और स्टाइल मैं आपको रोज बताता हूं। इसमें तैयारी करनी है तो किसकी तैयारी करनी है? केस स्टडी। ये फंसता कहां है बच्चा? केस स्टडी में। और केस स्टडी की क्या करनी पड़ेगी? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करने के लिए क्या चाहिए? क्वेश्चन बैंक। वो कहां से आएगा? फोटोकॉपी। उसके लिए पैसा चाहिए और टाइम। अब ये मत कहना कि आपके घर वाले 100 रुपए नहीं खर्चते या 200 नहीं खर्चते। सारे अकाउंट्स की, सारी इकोनॉमिक्स की और सारी बीएसटी की फोटोकॉपी कराओगे ना, तो 500 रुपए खर्चा नहीं आएगा। अब ये मत कह देना कि 500 रुपए नहीं घर के अंदर, ताकि इसलिए हम नंबर नहीं ला सके। ये बात मत कहना, कल बेइज्जती हो जाएगी सबकी। फिर 3000 रुपए फीस दे सकते हैं घर वाले आपके, 500 खर्चेंगे नहीं एक पूरे साल का बच्चे के लिए। मैंने पता नहीं कितना कुछ, मैं आपको दिखाऊं ना मटेरियल उठा के, आप हैरान हो जाओ। टेबल भर जाए पूरा का पूरा, ये टेबल भर जाएगा पूरा का पूरा। इतना मटेरियल है मेरे पास पड़ा हुआ 12th क्लास का। पता नहीं कितने क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन पेपर, कितने यहां से वहां से, कितना कुछ मैंने करवाया था, तब जाके 95% मार्क्स आए। अभी तक आपने बुक नहीं परचेज की। सोचो आप, साल निकल गया, 7 चैप्टर निकल गए, आपने अभी तक अलका धवन की बुक ही परचेज नहीं की। मैं कमीशन नहीं लेता हूं, कोई और बुक ले लो अलका धवन नहीं लेनी तो, लेकिन सिर्फ केस स्टडीज के लिए, ओनली फॉर केस स्टडीज। मैं अलका धवन इसलिए बोल रहा हूं कि उसकी किताब में सिर्फ वही केस स्टडीज है जो पेपरों में आई हैं पिछले 10 साल से। वहां एक भी केस स्टडी ऐसी नहीं जो पेपर में नहीं आई, इसलिए वो बुक को मैं रिकमेंड करता हूं। अलका धवन से आप कर रहे हो, आर के सिंगला ये रही, ठीक है। उसके बाद इसकी घोष की ये रही, तीन किताबें हो गई। उधर से जो नोट्स बनाए, ये जो नोट्स बने, ये आर के सिंगला, ये और ये मिला के, और उससे पूनम गांधी, 4 के मिला के नोट्स ये रहे। तो कितनी किताबें पढ़ रहे बीएसटी की आप एक साथ? मालूम है आपको? मैंने तो नेट से डाउनलोड थोड़ी किए नोट्स, आपके सामने नोट्स हो रहे हैं। देखो, कुछ यहां से, कुछ यहां से, कुछ यहां से। और हर साल मैं ऐसे ही करता हूं। थोड़ी प्रिंट आउट निकाल के दे दिया आपको नेट से, ये लो इंटरनेट से प्रिंट आउट निकाल के दी और पढ़ लो। नॉनसेंस ना हो तो। सारे बच्चे नहीं लड़ते हैं 100 नंबर की लड़ाई, याद रखना। इधर कुछ बच्चों से आस होती है, कुछ बच्चों से टीचर को एक्सपेक्टेशन होती है कि ये ले आएगा 100 नंबर। उन बच्चों को समझाया जाता है। लेकिन जो दूसरे भी सुन रहे होते हैं, शायद किसी के दिमाग में बात आ जाए, पर 90% को ये बकवास लगती है, 10% को ये खास लगती है। वही 10% होते हैं बाद में अच्छे नंबर लाने वाले। सारे नहीं कर सकते ये काम। आप कहो ना कि मैं ये काम कर लूंगी, सारे बच्चे कहे हम ये काम कर लेंगे, ये कर ही नहीं सकते। साल का, अरे छोड़ो,
सीबीएसई बोर्ड जो पेपर देता है ना, पेपर निकालता है सीबीएसई बोर्ड, सैंपल पेपर, उसमें से 40 मार्क्स का पेपर आता है। 40 मार्क्स का पेपर उसके अंदर से आता है जो सीबीएसई बोर्ड सैंपल पेपर निकालता है। फिर भी 25-27% बच्चे अकाउंट्स में 5 नंबर लेके आते हैं 80 में से। सीबीएसई बोर्ड पेपर भेजता है, नेट पे आता है ना, नेट पे उनकी साइड पे पेपर आता है ना, सैंपल पेपर सीबीएसई बोर्ड का हर साल का मार्किंग स्कीम के साथ 40 मार्क्स का पेपर उसके अंदर से आता है 100%। फिर भी बच्चे कंपार्टमेंट लेके आते हैं कितने बच्चे। यहां मैंने देखा है बच्चों को, मैंने वहां पे 10 बार पेपर करवाया, 10 टाइम्स। सीबीएसई बोर्ड का जो सैंपल पेपर है ना, इस बार तो हम करवा नहीं पाए, मैंने शुरू करवाया था पर आप लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया। 10 टाइम्स मैंने वो पेपर यहाँ पे करवाया, 10 टाइम्स, 10 बार। कुछ बच्चे ऐसे नालायक थे, वो 10 बार में से 10 के 10 बार आ ही नहीं पाए। उसने कभी यहां छुट्टी मार दी, कभी वहां छुट्टी मार दी, कभी स्कूल के पेपर आ गए, कभी कुछ आ गया, वो पेपर कर ही नहीं पाए लास्ट तक। और लास्ट में जब मैंने चेक किया तो 7 क्वेश्चन उसके अंदर से आ रखे थे सीबीएसई बोर्ड के सैंपल पेपर के अंदर से, 7 क्वेश्चन वो कर ही नहीं पाए। उनकी किस्मत ऐसा धोखा दिया उनको। कोई गांव, कोई शादी, कोई ये, कोई वो, ड्रामेबाजी चलती रही कुछ बच्चों की। और मैंने पूरा साल बर्थडे भी नहीं मनाया किसी का, बताओ। दोनों बच्चों में से किसी का बर्थडे नहीं मनाया 12th क्लास के अंदर, जब प्रीति पढ़ रही थी। हमने बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं किया जो घर के अंदर करना था। मैंने कहा ना, इसका भी टाइम नहीं है, अगले साल मनाएंगे सारे के सारे बर्थडे। और यहां जिसको जब गांव जाना है, जिसको जहां शहर में, चल दौड़ो। तुम्हारी लाइफ है, मेरी नहीं है। इट इज नॉट माई लाइफ, इट इज योर लाइफ। आप इंजॉय करो। अभी मजा तो बाद में सजा, अभी सजा तो बाद में मजा, ये आपको सोचना है। नॉनसेंस ना तो कहीं। चलो हो गया जी, सेकंड केस स्टडी भी हो गई। अब क्या करने वाले थे हम? अगली केस स्टडी लिखो, जल्दी से लिखो। XYZ लिमिटेड डील्स इन कंज्यूमर गुड्स। It employs 100 workers and 10 operation managers. 100 आदमी काम कर रहे हैं, वर्कर्स, और 10 मैनेजर्स हैं, ऑपरेशन मैनेजर्स, who give guidance and support to the workers. 100 workers and 10 operation managers, who give guidance and support to the workers. ये जो लोग हैं ऑपरेशन मैनेजर्स, ये क्या करते हैं? गाइडेंस देते हैं और सपोर्ट देते हैं किनको? वर्कर्स को, वाइल ऑपरेटिंग द मशीनरी। वाइल ऑपरेटिंग द मशीनरी। ठीक है जी, आगे देखो क्या हुआ। द policy of granting leave, the policy of granting leave is as per the requirement of workers. ठीक है जी, जैसे जैसे लोगों की जरूरत होती है उसके हिसाब से पॉलिसी है, कंपनी की पॉलिसी की लीव दी जाएगी। ये नहीं कि आज काम है और तुम्हारे को जाना है तुम चले जाओ, ऐसे नहीं होगा। अगर कंपनी में तुम्हारी जरूरत नहीं होगी तो ही छुट्टी पे भेजा जाएगा। अगर कंपनी को ऑर्डर मिल गया तो कोई छुट्टी नहीं। ठीक, ऐसी पॉलिसी है। अब हुआ क्या? हुआ ये, वर्कर्स आर जनरली ग्रांटेड लीव, workers are generally granted leave on festivals and special occasions. Recently, on Diwali festival, company received a big order. कंपनी को बड़ा ऑर्डर मिला अभी दिवाली के फेस्टिवल पे। While workers
while workers are keen to take Diwali holidays. And management is pressing hard for overtime. अब सुन रहे हो क्या हो रहा है? समझ रहे हो बात को आप? एक कंपनी है आर प्रेसिंग हार्ड फॉर ओवर टाइम. एक कंपनी है जो कंज्यूमर गुड्स बनाती है, उसमें कुछ लोग काम करते हैं, कितने 100 आदमी, और उनके ऊपर मैनेजर कितने हैं 10, जो उनकी हेल्प करते हैं मशीन को ऑपरेट करने में और गाइड करते हैं. अच्छा, कंपनी की पॉलिसी है कि इंसान की रिक्वायरमेंट के हिसाब से छुट्टी दी जाएगी, वर्कर्स रिक्वायरमेंट के हिसाब से. और कंपनी जनरली छुट्टी देती कब है? फेस्टिवल में और कोई स्पेशल ओकेशन पे, कहीं शादी आ गई, कुछ आ गया, छुट्टी मिलती है कंपनी से. लेकिन इस बार दिवाली में बहुत बड़ा ऑर्डर आ गया. कंज्यूमर गुड्स है ना, ऑर्डर मिल गया दिवाली में, बहुत बड़ा ऑर्डर है कंपनी के पास. वर्कर्स बोलते हैं हमें छुट्टी जाना है, वर्कर्स वर कीन टू गो फॉर हॉलीडे, दिवाली हॉलीडे, और कंपनी कहती है ओवर टाइम करो. सुन रहे हैं आप? वर्कर्स बोल रहे हैं हमें छुट्टी जाना है, और कंपनी क्या बोल रही है? ओवर टाइम करो. भाई बहुत बड़ा ऑर्डर मिला इस बार. अब हुआ क्या? लड़ाई चल रही है ना. दिस मैटर, ये वाला जो मैटर है, दिस मैटर was placed before the personal manager. ये मैटर हम ऊपर पहुंच गया, बिफोर द पर्सनल मैनेजर. अभी उसके पास पहुंच गया मैटर. उसने क्या किया बेचारे ने? ही कॉल्ड अ मीटिंग. उसने एक मीटिंग बुलाई. ही कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ ऑपरेशन मैनेजर एंड वर्कर्स. ठीक है जी. उसने एक जनरल मीटिंग बुला ली, भैया तुम भी आ जाओ, मैनेजर्स भी आ जाओ और वर्कर्स भी आ जाओ. और उसने क्या किया उस मीटिंग के अंदर? मीटिंग बुलाई और उसने कहा एंड इन्फॉर्म देम, उनको इन्फॉर्म किया, इन्फॉर्म देम about the changes in incentive plan, about the changes in incentive plan. अब उसने एक नया प्लान बनाया. क्या लिखा उसने? which states that, उस प्लान में क्या लिखा है? which states that payment of double wages for working overtime and triple wages for working on holiday, and triple wages for working on holiday. सुनो, पर्सनल मैनेजर ने एक प्लान बनाया, इंसेंटिव प्लान. पता क्या कहा उसने? भैया जो छुट्टी वाले दिन काम करेगा ना, उसको 3 गुना सैलरी मिलेगी. 3 गुना, यानी आपकी सैलरी अगर 10,000 है तो कितनी हो जाएगी? उसके हिसाब से 30,000 पर डे निकालेंगे और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. यानी आपकी सैलरी अगर 10,000 है तो एक दिन का चलो 12,000 लगाओ, राउंड फिगर आ जाएगी. मान लो आपकी सैलरी कितनी है? 12,000 पर मंथ. सैलरी कितनी है? 12,000. तो 12,000 को अगर हम डिवाइड करें 30 से तो कितनी बनी? 400, है ना. एक दिन की कितनी है? 400. अगर आप छुट्टी वाले दिन काम करोगे ना, छुट्टी वाले दिन, मान लो दिवाली की 3 छुट्टियां हैं और आपने तीनों छुट्टियों में काम किया, तो आपको उस एक दिन के कितने मिलेंगे? 1200, 1200, 1200 उन 3 दिनों की ट्रिपल वेजेस. ठीक है. और जो लोग ओवर टाइम काम करेंगे, ओवर टाइम पूरा दिन, मतलब छुट्टी वाले दिन नहीं, ओवर टाइम, नॉर्मल डे में भी ओवर टाइम काम करेंगे, उनको कितने मिलेंगे? इसका डबल, 800, 800, 800. आ गया लालच. यानी अगर आपकी सैलरी एक दिन की 400 बैठ रही है, तो जिस दिन ओवर टाइम काम करोगे डबल सैलरी, और छुट्टी वाले दिन काम करोगे तो ट्रिपल सैलरी.
अब उसने कह दिया काम। इससे हुआ क्या, लिखो आगे जल्दी से। इससे ये हुआ विदाउट वर्कर्स विदाउट एनी प्रेशर, वर्कर्स विदाउट एनी प्रेशर voluntary took limited holidays. Workers without any pressure voluntarily took limited holidays and were able to increase their earnings. And were able to increase their earnings. And were able to increase their earnings by working overtime and on holidays. By working overtime and on holidays. ठीक है जी। अच्छा, इससे हुआ क्या, अब समझो ना। अब वर्कर्स जो थे उन्होंने अपने आप अपनी मर्जी से बिना किसी प्रेशर के क्या किया, हॉलीडेज कम कर दी, ओवर टाइम काम किया, हॉलीडेज में भी काम किया और क्या किया, अच्छे पैसे बनाए, वर्कर्स ने अच्छे पैसे बनाए। ठीक है जी। अब आगे लिखो, मैनेजमेंट हैज आस्क्ड पर्सनल मैनेजर to update the management for achieving higher output. To update the management for achieving higher output. Personal manager replied, I just used a carrot. Personal manager replied, I just used a carrot with no sticks. Personal manager replied, I just used the carrot with no sticks approach. ठीक है जी, बस यहीं तक है, केस स्टडी यहीं तक है। अब समझो, आ जाओ बैठो। केस स्टडी यहीं तक थी। केस स्टडी क्या बोलती है कि एक कंपनी जो काम करती थी कंज्यूमर गुड्स के अंदर, जिसमें 100 वर्कर्स काम करते थे और 10 मैनेजर्स काम करते थे, और कंपनी की पॉलिसी ये थी कि लोगों को छुट्टी दी जाएगी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्कर्स। अगर लोगों की जरूरत है तो कोई छुट्टी नहीं, और जरूरत नहीं है तो छुट्टी पे जा सकते हो। तभी आ गई दिवाली। वर्कर्स ने कहा हम दिवाली पे छुट्टी जाना चाहते हैं, और मैनेजमेंट के पास क्या था, एक बहुत बड़ा ऑर्डर, और ये लोग क्या जाना चाहते थे, छुट्टी पे जाना चाहते थे। तो फिर ये बात कहां पहुंच गई, अब ये बात पहुंच गई पर्सनल मैनेजर के पास। पर्सनल मैनेजर ने ऑपरेशन मैनेजर और वर्कर्स को इकट्ठे बुला के एक मीटिंग रखी, और मीटिंग में क्या अनाउंस किया, उसने मीटिंग में अनाउंस किया 2 बातें। क्या, जो लोग ओवर टाइम करेंगे उनको कितना मिलेगा, डबल सैलरी, और जो लोग छुट्टी वाले दिन काम करेंगे उनको कितने मिलेगी, ट्रिपल सैलरी। इसका फायदा ये हुआ कि वर्कर्स ने बिना किसी प्रेशर के वॉलंटरी अपनी मर्जी से बिना छुट्टी लिए काम किया ना, और पैसा भी बनाया, वर्कर्स ने पैसा भी बनाया, और इससे कंपनी का फायदा क्या हुआ, कंपनी को उनकी आउटपुट मिल गई। तो मैनेजमेंट ने बुलाया पर्सनल मैनेजर को और पूछा आपने क्या किया, आपने ऐसा क्या किया कि कंपनी को उसकी मैनेजमेंट को मतलब उसकी आउटपुट भी पूरी मिल गई और वर्कर्स भी नाराज नहीं हुए। तो मैंने उसको रिप्लाई क्या दिया, पर्सनल मैनेजर ने क्या रिप्लाई दिया, मतलब उसने कहा आई हैव जस्ट यूज द कैरेट विद नो स्टिक्स अप्रोच। मैंने जबरदस्ती का कोई काम नहीं किया, प्यार से काम निकलवाया, मतलब मैंने लालच देके काम करवाया। क्या किया उसने, लालच दे दिया ना, इंसेंटिव दे दिए। ठीक है, ये आपकी केस स्टडी थी। अब लिखो क्वेश्चन इसका केस स्टडी का, जल्दी फिर बंद करेंगे, जल्दी लिखो। बाय कोटिंग द लाइन्स फ्रॉम अबव पैराग्राफ, state
any two elements of directing. ठीक है जी। इस पूरे काम के अंदर दो एलिमेंट्स यूज किए गए डायरेक्टिंग के। मालूम है डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट होते हैं, एक, दूसरा, तीसरा, चौथा। 2 यूज किए हैं। कोटिंग द लाइंस, लाइन कोट करनी है आपको। बाय कोटिंग द लाइंस यू हैव टू एक्सप्लेन द 2 एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। लाइन को कोट करके, जब लाइन कोट करने के लिए बोलते हैं ना, तो पहले 2 वर्ड और आखिरी 2 वर्ड लिखने, बीच में डॉट 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 करके कॉमा लगा देना। ठीक है जी। वो लाइन पूरी नहीं लिखनी है, बस लाइन कोट करनी है। बताओ कौन से 2 एलिमेंट्स यूज किए गए? एक तो मोटिवेशन तो है, तो साफ दिख रहा है नीचे जहां इंसेंटिव दिए गए। एक और ढूंढो है। सुपरविजन गाइडेंस तो सब कौन बोला सुपरविजन? आप बोले। कहाँ है सुपरविजन? बताओ, लाइन बताओ, लाइन कोट करो भाई। कोटिंग द लाइन्स है, लाइन को कोट करो। आपको भी सुपरविजन लग रहा है? वेरी गुड। कहाँ है लाइन बताओ? 10 operation manager who give guidance and support to workers. Yes. There were 100 workers and 10 operation managers who give guidance to them while operating the machine. लिख लो अब ये बात, वो लाइन कोट कर देना। ठीक है। एक हो गया सुपरविजन और दूसरा हो गया मोटिवेशन। अच्छा, मोटिवेशन के लिए लाइन कहाँ पे कोट करोगे? ये वाली की उसमें मीटिंग बुला के इंसेंटिव का प्लान बनाना। पता लग गया मोटिवेशन के लिए कहाँ पे लाइन है? He ready to pay them double wages on overtime and triple wages on holidays, working holidays. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 2017 के अंदर 3 मार्क्स में केस स्टडी आई थी। ठीक है। आप सारी वही केस स्टडी करते हो जो पिछले पेपरों में आई है। इसके पिछले वाली 2016 में आई थी, ये 2017 में आई थी। ठीक है जी। चलो आगे चलेंगे अब हम कल।